हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋतिक और ये है हमारा लेक्चर नंबर 6 नाइन्थ क्लास में कुछ नहीं पढ़ा सीरीज़ का। और ये जो लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर है इस टॉपिक का। तो अगर कोई स्टूडेंट डायरेक्ट पहली बार इसी वीडियो पे आ गया है तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले जाके वो इससे पहले वाले 5 लेक्चर्स को कंप्लीट कर ले, उसके बाद इस लेक्चर को देखे, तब जाके उसे ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। आज हमारा टॉपिक है कोवैलेंट बॉन्ड्स। कोवैलेंट बॉन्ड। कल हम लोगों ने देखा था आयनिक बॉन्ड्स के बारे में कि आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, और फिर हमने NaCl का एग्जाम्पल भी देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि आयन से हम आयनिक फार्मूलेस कैसे बनाते हैं, मतलब आयनिक कंपाउंड्स के फार्मूले कैसे बनाते हैं। और फिर हमने जो सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ देखी थी वो ये थी कि अगर हमें आयनिक कंपाउंड दिया गया है तो हम उसे आयन्स में कैसे ब्रेक करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं। These types of bonds formed by the mutual sharing of electrons between two atoms। कल हमने आयनिक बॉन्ड्स में देखा था आयनिक बॉन्ड्स में क्या हो रहा था। आयनिक बॉन्ड्स में जैसे कि इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र हो रहा था। जैसे कि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन, मतलब पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया था। और भी हमने एग्जांपल देखे थे जहाँ पे कि कंप्लीट ट्रांसफ़र हो रहा था, जो मतलब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को अपना इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से दे रहा था। लेकिन कोवैलेंट बॉन्डिंग में ऐसा नहीं होता है। कोवैलेंट बॉन्डिंग बोल सकते हो स्मार्ट बॉन्डिंग होती है। यहाँ पे दोनों मतलब जो एटम्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। अब कैसे होता है वो देखते हैं। पर कोवैलेंट बॉन्डिंग जो है वो खुद में 3 टाइप्स के मतलब कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। अब मैंने कल आपको आयनिक बॉन्ड बताया था और उसके बाद फिर आयनिक कंपाउंड्स के बारे में बताया था, मतलब उसकी डेफिनेशन बताई थी। पर मैं यहाँ पे तुम्हें कोवैलेंट कंपाउंड की डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ। बस ऐसा समझ लो कि जो कंपाउंड्स कोवैलेंट बॉन्ड से बनते हैं वो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, सिंपल से। अब अपन लोग देखते हैं कि मतलब टाइप्स ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। तो पहला जो टाइप है वो देखते हैं। पहला जो टाइप है वो है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, इन जो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हैं उनमें 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। जो सिंगल बॉन्ड के मतलब सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं उनमें सिंगल मतलब कि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। इसकी डेफिनेशन डाल देते हैं। इन दिस टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स ओनली 1 पेयर of electron is shared। इसमें सिर्फ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं क्लोरीन गैस का, Cl2। जो क्लोरीन गैस है वो Cl2 होती है। इसका मॉलिक्यूल कैसे बनता है, कोवैलेंट कंपाउंड कैसे बनाता है। हमने मान लो कि ये एक क्लोरीन ले ली। कल हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखा था कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में पहले तो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो क्या आया था। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, 2,8,7। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। ठीक है, अब अपन लोग देखते हैं एक और क्लोरीन यहाँ पे, क्योंकि 2 क्लोरीन है तो Cl2। इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसके इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्रॉस से डिनोट कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। ठीक है, अब देखो क्या होता है यहाँ पे।
एक गोला थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है बट समझ जाओ। देखो इस क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर रखा, इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर रखा, ठीक है। उसके बाद क्या किया इन दोनों ने, इन मतलब कि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, बोला कि इस वाले पेयर की हम लोग शेयरिंग कर लेते हैं। अब इस पेयर की शेयरिंग करने की वजह से देखो इस क्लोरीन के आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, 2 4 8 2 4 6 8 ये वाले। अब सेम हैपन इसके साथ ये हो रहा है 2 4 6 8, ये देखो हो गया, ठीक है। तो इस तरह से होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग, और ये सिंगल बॉन्ड बन रहा है क्योंकि यहाँ पे 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। तो ये है क्लोरीन का स्ट्रक्चर सिंगल बॉन्ड बनने का। इसे इस तरह भी लिखते हैं Cl ये देखो एक जो सिंगल लाइन बनाता है ये डिनोट करता है सिंगल बॉन्ड को। आइए इसके और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस H2 को देख लेते हैं, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन के एटम अब इसके और एग्जांपल्स देखते हैं। अब अपन लोग एग्जांपल देखते हैं हाइड्रोजन गैस का। H2, ठीक है। हाइड्रोजन के एटम के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही है, तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है और उसे स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन करने होते हैं। तो हाइड्रोजन का ये एटम है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर रखा, एक और हाइड्रोजन का एटम आया, उसने अपना इलेक्ट्रॉन इधर रखा इसके पास, और फिर इन लोगों ने इसी इलेक्ट्रॉन की, इन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉन्स की कर ली शेयरिंग। ये देखो अभी ये गोले एक दो बड़े छोटे बन गए हैं, बट तुम लोग समझ जाओ कि ये दोनों हाइड्रोजन के ही एटम हैं। और ये देखो इन दोनों के पास अब 2 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इस वाले के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं और इस वाले के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये इस तरह से बनता है हमारा हाइड्रोजन एटम, मतलब हाइड्रोजन गैस का एटम, सॉरी मॉलिक्यूल। और इसे हम लोग ऐसे सिंगल बॉन्ड से डिनोट करते हैं H, सिंगल बॉन्ड H, क्योंकि यहाँ पे 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसे 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोगों ने शेयर किया हुआ है। अब देखते हैं आगे का। आगे जो हमारे पास कंपाउंड है तीसरे नंबर का, दैट इज़ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब पहले हमने क्लोरीन का देखा, हाइड्रोजन का देखा, अब हाइड्रोजन और क्लोरीन इन दोनों का देखते हैं। तो अपने पास है ये हाइड्रोजन एटम, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर रखा, इसके बगल में है क्लोरीन एटम। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7, इसने जो 7th इलेक्ट्रॉन था वो इधर रखा, ठीक है। अब देखो ये लोग कैसे बॉन्ड बनाते हैं। अब सिंपल है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आयनिक बॉन्ड से सिंपल कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं, सिंपल बिल्कुल, बस इस तरह से स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, इस तरह से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी है। देखो इसके हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और क्लोरीन के पास भी पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और किसी ने ना किसी को इलेक्ट्रॉन अपना दिया ना किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन लिया, बस म्यूचुअल शेयरिंग करी। ये होती है स्मार्ट बॉन्डिंग, मेरी नज़र में तो इन लोगों ने स्मार्ट बॉन्डिंग करी है, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास, इस तरह से हम लोग इसे डिनोट करते हैं H, सिंगल बॉन्ड Cl, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आगे और देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के स्ट्रक्चर्स। अगला कौन सा है, CCl4, फोर्थ वाला है अपना कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। और ये देखो ये रहा अपने पास कार्बन का एटम। कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कल हमने देखा था, ठीक है। अब बात करते हैं क्लोरीन की, इसके पास 4 क्लोरीन है। एक क्लोरीन ये रही, चलो दूसरे कलर से बनाते हैं क्योंकि दोनों अलग अलग कंपाउंड्स हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, इसने एक इलेक्ट्रॉन इधर रखा, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। सेम इधर एक क्लोरीन है, उसने अपना इलेक्ट्रॉन इधर रखा और ये रहा वो क्लोरीन, 1 2 3 4 5 6, एक ये 7, एक और क्लोरीन,
ठीक है, इस तरह से। और एक और ये क्लोरीन होगी जो अपना इलेक्ट्रॉन इधर रखेगी। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हो गए कार्बन के। देखो कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब देखते हैं क्लोरीन के। इस बारी क्लोरीन के भी पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस वाली क्लोरीन के भी हो गए। सिंपली म्यूचुअल शेयरिंग से तुम्हें 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं और कोवैलेंट बॉन्डिंग में और कुछ भी नहीं है, बस सिंपल सी इतनी चीज़ है। हर एलिमेंट के देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 4 क्लोरीन थी, चारों के पास पूरे मतलब अपने 8 इलेक्ट्रॉन हो गए आउटरमोस्ट शेल में। और कार्बन के पास भी देखो, कार्बन ने इन चारों से एक एक के साथ शेयरिंग करी और इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा बन जाता है, यहाँ पे CCl सिंगल बॉन्ड Cl Cl, ये हो जाता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, अब देखते हैं आगे। इसका स्ट्रक्चर इतना बड़ा है कि एक पेज पे एक ही बना। अगला कौन सा है? अगला अपना सबसे प्यारा, दैट इज़ H2O। अब देखो इसमें क्या होने वाला है वो देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन का एटम। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसे 2 की नीड है। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, और ये है अपनी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर रखा, इस वाली हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर रखा, इस वाली हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर रखा। अब देखो इस हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन के भी पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। देख लो, सब खुश, किसी ने ना किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दिया, ना किसी ना मतलब किसी दूसरे से ना लिया। स्मार्ट शेयरिंग करी और स्टेबल हो गए आराम से, सबका काम हो गया। अब अगर इस स्ट्रक्चर को बनाओगे तो ये ऐसा होता है, O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं। NH3 को देख लेते हैं। ठीक है, NH3 सोडियम के सॉरी नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? नाइट्रोजन N7 है ना, तो 2,5 है, तो 5 इलेक्ट्रॉन है। इसे 3 की नीड है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये रहे। ऊपर बनाते हैं थोड़ा सा। 2 इलेक्ट्रॉन तो ये रहे, एक इलेक्ट्रॉन ये इधर रखेगा, एक इधर साइड और एक इधर साइड। अब आती है अपनी हाइड्रोजन जी। एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इधर रखेगी। देखो जो एक कंपाउंड में हो रहा है वही सब में रिपीट हो रहा है। देखो ये रही हाइड्रोजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर रख दिया। ठीक है, ये 3 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना रही है। ठीक है, अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। देखो ये नाइट्रोजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 2 4 2 6 2 8। और हाइड्रोजन के भी सारे इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, मतलब सबके सब स्टेबल हो गए, सबके सब खुश हो गए, सबको जो चाहिए था वो मिल गया। N सिंगल बॉन्ड H N सिंगल बॉन्ड H N सिंगल बॉन्ड H, इस तरह से हो गए। ठीक है, तो ये रहा अपना NH3 का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब कोवैलेंट बॉन्ड ये सिंगल बॉन्ड हो गए। इसमें देखो सारे कंपाउंड्स मतलब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे कार्बन ने भी एक इस वाले Cl के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, मतलब सारी Cl के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया बस। अगर अब अपन लोग बात करते हैं, देख लो किसी भी एग्जाम्पल को।
यहाँ पे अगर तुम हाइड्रोजन गैस का देखोगे तो हाइड्रोजन ने दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। इधर HCl में देखो हाइड्रोजन ने इस वाली हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, इस वाली Cl ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया। मतलब सिंगल बात, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि इस वाले मतलब जो सिंगल बॉन्ड है इसमें 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही शेयर होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं डबल बॉन्ड। नाउ अपन लोग अब देखते हैं डबल बॉन्ड, सेकेंड टाइप डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इन these simple in these types of bonds, two pairs of electron is shared। इस वाले में क्या होगा कि 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाएंगे। अब अपन लोग देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। तो जो पहला एग्जाम्पल है वो है ऑक्सीजन गैस का। ये रहा हमारा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, क्योंकि 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं और आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इसके आउटर मोस्ट में भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और इन दोनों लोगों ने कर ली शेयरिंग। शेयरिंग इज़ केयरिंग, ये कहावत होती है ना, शेयरिंग इज़ केयरिंग। मुझे पता नहीं है यार, मैंने ऐसा कहीं सुना था। खैर, ये देखो अब इस वाली ऑक्सीजन को देखो, इस बार इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ शेयर किए। देखो इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ शेयर किए, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ शेयर किए, तो इसी को बोलते हैं डबल बॉन्ड। यहाँ पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं एक बार में। तो इस बार जो स्ट्रक्चर आएगा वो क्या आएगा, O डबल बॉन्ड O। ठीक है, आगे और इसका एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड है अपना CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये रहा हमारे पास एक कार्बन का एटम। कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसकी वैलेंसी 4 है। तो ये देखो इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इधर रखे और 2 इलेक्ट्रॉन इधर रखे। और अब हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इधर रखे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर रखे, इधर रखा, इधर रखा। ठीक है, ये रहा ऑक्सीजन। ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, ये वाले इधर। ठीक है, और अब देखते हैं इन दोनों की इसके साथ शेयरिंग करी और इस वाले ऑक्सीजन ने इन दोनों की शेयरिंग करी। अब देखते हैं कार्बन को। ये देखो कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 ये रहे, 4 ये रहे, हो गए। सबके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और यहीं पे सब स्टेबल हो गए। इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो ऐसा बनता है, C डबल बॉन्ड O। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहे हैं, डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये हो गए डबल बॉन्ड वाले। अब अपन लोग देख लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड वालों का कि ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनते हैं। अब ट्रिपल बॉन्ड की मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, सेम डेफिनेशन है। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाई या मेड बाई शेयरिंग 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि इसमें सिंगल बॉन्ड में 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, डबल बॉन्ड में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है और ट्रिपल बॉन्ड में 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड वालों की। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, इसका एक ही एग्जांपल देखेंगे, इसके ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं देखेंगे। तो इसका एक ही एग्जांपल कौन है,
नाइट्रोजन गैस N2। कैसे बनता है नाइट्रोजन? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसे 8 चाहिए। तो नाइट्रोजन क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन इधर रखता है और 3 इलेक्ट्रॉन्स को इधर रखता है। एक और नाइट्रोजन है, उसने भी सेम किया, 3 इलेक्ट्रॉन्स को इधर रखा और 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रखा, और फिर इन लोगों ने करी शेयरिंग। ये देखो, ये शेयरिंग। इस बार नाइट्रोजन के पास देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स तो ये रहे और 2 इलेक्ट्रॉन्स ये रहे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सेम इसके साथ हुआ, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसके इलेक्ट्रॉन काफ़ी दूर हो गए, थोड़े पास बना देता हूँ, ठीक है। और इसका N ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्रोजन। तो यही थी कोवैलेंट बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग हमने देखी कि उसमें मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स का पूरा ट्रांसफ़र हो जाता है एक एटम से दूसरे एटम में, मतलब पूरे तरीके से इलेक्ट्रॉन चला जाता है। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, कोई किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है, ना कोई किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। दोनों बराबरी के मतलब हिस्से रख रहे हैं, दोनों बराबरी की म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो बस यही थी कोवैलेंट बॉन्डिंग। कोवैलेंट बॉन्डिंग मतलब कोई इतनी ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ है। अब यहीं पे कोवैलेंट बॉन्डिंग को ख़त्म करते हैं और अपना लास्ट, इस पूरे जो टॉपिक है इसका लास्ट पड़ाव पे आ चुके हैं। जो इसका लास्ट टॉपिक है वो पता है क्या है? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, ठीक है। वैसे तो 5 लॉज होते हैं केमिकल कॉम्बिनेशंस के, लेकिन हमारे 10th क्लास तक के सिलेबस में सिर्फ 2 लॉज हैं। हमें सिर्फ 2 लॉज पढ़ने हैं, हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 लॉ हैं बस, इसके अलावा और लॉज नहीं हैं। तो पहला कौन सा है? पहला होता है लॉ ऑफ, ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो क्या कहता है लॉ? मैटर इज नाइदर क्रिएटेड nor destroyed. Matter is neither created nor destroyed in a chemical reaction. एक केमिकल रिएक्शन में ना मैटर बनता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है, मैटर पूरी तरह से कंजर्व रहता है। इसी चीज़ को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो मतलब कि इस लॉ का क्या मतलब है वो देखते हैं। मास ऑफ रिएक्टेंट्स मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल्स टू मास ऑफ, सॉरी मैंने मास लिख दिया, ऑफ नहीं लिखा, मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। जो केमिकल रिएक्शन में रिएक्ट करते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और जो न्यू प्रोडक्ट बनते हैं, इवन बोलोगे जो लेफ्ट हैंड साइड होते हैं उन्हें हम लोग रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और जो राइट हैंड साइड होते हैं उन्हें हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। या फिर ऐसे समझ सकते हो कि रिएक्टेंट्स वो होते हैं जो रिएक्ट करते हैं, और प्रोडक्ट जो होते हैं जो नया प्रोडक्ट रिएक्शन होने के बाद बनता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और इसमें क्या होता है ना, इस लॉ का क्या मतलब है, सिंपली समझाऊं कि जितना रिएक्टेंट्स होंगे, जितना मास आपने रिएक्टेंट लिया होगा उतना ही प्रोडक्ट का बनेगा।
एग्जाम्पल से देखते हैं। हमारे पास है एक कंपाउंड CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसे हम लोगों ने क्या किया, हीट किया। अपन मान लेते हैं ना, इसे हम लोगों ने 100 ग्राम लिया। इसे हम लोगों ने 100 ग्राम लिया और फिर हम लोगों ने इसे क्या किया, इसे सिंपली हीट कर दिया। तो क्या मिला हमें, CaO मिला और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली। ठीक है, ये चीज़ मिली। अब अगर मान लो कि ये हमें 56 ग्राम मिला, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मिलेगी, 44 ग्राम। मतलब जितना रिएक्टेंट था, ये देखो इधर साइड जो लेफ्ट हैंड साइड है वो रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट था, और ये इधर साइड जो है वो प्रोडक्ट हैं। ये नए प्रोडक्ट बने हैं रिएक्शन के बाद, हीट देने के बाद। तो इस पूरी रिएक्शन में मास कंजर्व रहा। देखो रिएक्टेंट का मास कितना है, रिएक्टेंट इक्वल्स टू 100 ग्राम। और अगर अपन लोग प्रोडक्ट की बात करते हैं, अगर हम लोग प्रोडक्ट की बात करें तो 56 प्लस 44 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 100 ग्राम। रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गई। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के वजह से जितना रिएक्टेंट्स होंगे उतना ही प्रोडक्ट आएगा। अपन लोग देखते हैं एक और एग्जांपल इसका। हमने लिया H2O, H2 और O2, और इधर क्या बना, H2O। और इसे चलो बैलेंस कर देते हैं। 2 हाइड्रोजन लिया तो 2 एटम किसके बन जाएंगे, H2O के बन जाएंगे। अब मुझे ज़रा इसके कॉन्स्टिट्यूंट देखने दो कितना लिया गया है। ओके, H2O लिया गया था 7 ग्राम, इसे हम लोगों ने सिर्फ 7 ग्राम लिया। ठीक है, और ये हमारे पास आया 50 ग्राम। तो सवाल ये है कि ऑक्सीजन कितना लिया होगा। बहुत सिंपल है, मतलब कुछ करना ही नहीं है, फर्स्ट सेकंड क्लास की मतलब प्लस माइनस है, बस ऐसे समझ लो। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का मास इक्वल होता है, तो जितना मास इधर होगा उतना ही मास इधर होगा। तो इससे हम लोगों ने मान लिया कि कितना होगा, ये x होगा। 7 प्लस एक्स इक्वल टू किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट के, यानी कि 50 ग्राम के। ये 7 का प्लस का 7 है, उधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। तो कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू 43 ग्राम। बस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इतना ही है, इसमें बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है, x इक्वल्स टू 43 ग्राम। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन आया हमारा, ऑक्सीजन हम लोगों ने कितना लिया होगा, 43 ग्राम लिया होगा। ठीक है, एक और ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब दूसरा देखते हैं जो सेकंड है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। इसका क्या मतलब है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं फिर इसका मतलब समझाते हैं। अ कंपाउंड is made up of same elements in the same proportion by मास। ठीक है, ये है। इसका क्या मतलब है वो देखते हैं। मान लो हमने H2O लिया,
इस लाइन का जो मतलब है वो समझा रहा हूँ। H2O लिया हमने। H2O में कितने एटम्स हैं? H2O में वैसे तो 3 एटम्स हैं, लेकिन कितने टाइप के एटम्स हैं? तो 2 एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है। हमारे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब क्या सीन है ना कि हम इसके मास को निकालते हैं कि हाइड्रोजन कितना है H2O में। हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, एक का मास 1 होता है तो 2 का कितना होगा 2U। ऑक्सीजन के एक का मास 16 होता है, ये होगा 16U। ठीक है, इसका 16U। अब अपन लोग इसका रेशियो निकालते हैं मास का, H2O टू ऑक्सीजन। रेशियो में पता है सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाना होता है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना आएगा 1:8। कितना आएगा? ये आएगा 1:8 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो लॉ है ये यही कहता है कि ये जो H2O है मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाई मास का जो रेशियो आ रहा है वो 1:8 आ रहा है। अब तुम दुनिया के किसी भी तरह से H2O मॉलिक्यूल को ले आओ और उसका जब तुम H2O मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रेशियो निकालोगे तो वो ऑलवेज़ कितना आएगा 1:8 ही आएगा। मतलब वो हमेशा ऑलवेज़ 1:8 आएगा। चाहे तुम नल का पानी ले आओ, चाहे तुम RO का वाटर ले आओ, चाहे रेन वाटर ले आओ, चाहे सी वाटर ले आओ, चाहे ओशियन से पानी ले आओ, कहीं से भी पानी ले आओ, बस H2O होना चाहिए। अगर वो H2O है तो उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों का जो मास का रेशियो आएगा वो 1:8 आएगा हमेशा। ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। एलिमेंट्स के मतलब कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो मास है वो हमेशा सेम रहता है। समझ गए बात को? उनका प्रोपोर्शन हमेशा सेम रहता है। ये है ऐसा ही। अगर अपन लोग CO2 का भी देख लें अगर तो CO2 में एक्चुअली में 3 एटम्स है लेकिन 2 टाइप के हैं। एक कार्बन है हमारे पास और दूसरा कौन है ऑक्सीजन है। कार्बन का मास कितना होता है 12U। ऑक्सीजन का एक का मास कितना होता है 16, तो 2 का मास कितना हो जाएगा 32। अगर अपन लोग इसका रेशियो निकाल लेते हैं इन दोनों का, कार्बन रेशियो ऑक्सीजन, ये 4 से डिवाइड होगा तो इसे 4 से डिवाइड करते हैं। 4 3 जा 12, 4 8 जा 32। मीन्स CO2 का मॉलिक्यूल तुम कहीं से भी ले आओ, चाहे तुमने एक्सेल करके बाहर निकाला हो, चाहे किसी लेबोरेटरी में CO2 को बनाया गया हो, चाहे कहीं से भी दुनिया के इस यूनिवर्स के कोने से तुम कहीं से भी CO2 का मॉलिक्यूल लेके आओगे तो उसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा बाई मास का वो हमेशा 3:8 ही आएगा ऑलवेज। यही है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब हो सकता है ये चीज़ समझ में आ गया हो, लेकिन अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं फिर तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस वाले लॉ पे अच्छे न्यूमेरिकल बन रहे थे तो इसलिए मैं लेके आया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे क्या ही बन रहा था, दोनों साइड प्लस करके रिजल्टेंट में इक्वल कर दो। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, देखते हैं। इन वाटर द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8। देखो यही तो हमने समझाया था, अभी मैंने तुम्हें समझाया था कि वाटर का जो रेशियो है मतलब H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है बाई मास वो 1:8 है। अब क्वेश्चन ए क्या पूछ रहा है, जो कि NCERT का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ए क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द मास ऑफ ऑक्सीजन वुड रिक्वायर टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। हमें बताना है ऑक्सीजन का मास कितना लगेगा जब 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करेगी उससे कम्प्लीटली। अब इधर देखो, हमने लिया था हाइड्रोजन है H2O, इसमें है हाइड्रोजन और ये है ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन का है 1, इसका है 8। ठीक है, बाई रेशियो। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, कंबाइन करते हैं, तब हमारे पास मिलता है H2O। और H2O में अगर हम इसे कंबाइन करते हैं तो मान लो कि क्या होगा, ऐसा मान लो कि मैंने इसे 1 ग्राम लिया था। ठीक है, हाइड्रोजन को 1 ग्राम लिया और ऑक्सीजन को मैंने 8 ग्राम लिया, और जब मैंने इन दोनों को मिलाया तो मेरे पास बना H2O। और मेरे पास कितना H2O बनेगा 10 और एक 8 और एक 9 ग्राम। भाई मेरे पास 9 ग्राम ही तो वाटर बनेगा। जब मैंने 1 ग्राम H2O लिया और 8 ग्राम ऑक्सीजन लिया और जब मैंने इन दोनों को मिलाया, इन दोनों को डायरेक्ट ऐड कर दिया तो 9 ग्राम ही तो मिलेगा वाटर। ठीक है, अब ये समझ में आ गया, हमारे पास 9 ग्राम वाटर है। 1 ग्राम हाइड्रोजन में 8 ग्राम लग रहा है। इसे यूनिटरी मेथड से देखते हैं। इधर से देखो, जैसे कि जो हमें फर्स्ट सेकंड क्लास में यूनिटरी मेथड पढ़ाया जाता है। यूनिटरी मेथड बेस्ट है, मतलब तुम बड़ी बड़ी क्वेश्चंस को यूनिटरी मेथड से बहुत फास्ट सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि 1 ग्राम जो हमारा हाइड्रोजन है उसमें कितना H2O लगा, सॉरी कितना ऑक्सीजन लगा, 8 ग्राम। 8 ग्राम ऑक्सीजन लगा। अब हमें कितने ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, क्वेश्चन में बोल रहा है 3 ग्राम। भैया 3 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए। ये देखो 3 ग्राम बोल रहा है। 3 ग्राम हाइड्रोजन में कितना कम्प्लीटली हो जाएगा,
तो 1 में डायरेक्ट तुम 3 का मल्टीप्लाई कर दो। मान लो कि अगर यहाँ पे 1 नहीं होता हमारे पास तो पहले हम 1 ग्राम का निकालते और उसके बाद मल्टीप्लाई करते, लेकिन हमें डायरेक्टली यहाँ पे 1 ग्राम का दे रहा है तो हम डायरेक्ट 1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। हमने यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3 ग्राम आ गया हाइड्रोजन। अब जब हमने यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाइड बाई 3, तो हमें यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 का। 8 3 होता है डायरेक्ट 24, यानी कि 24 ग्राम ऑक्सीजन आ जाएगी। समझ गए बात को? मतलब 3 ग्राम हाइड्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट करेगा 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से, तब हमें मतलब वाटर मिल जाएगा। जो भी उसने क्वेश्चन में बोला था कितना वाटर मिलेगा, 3 ग्राम ये है और 24 ग्राम ये है, मतलब कि 27 ग्राम हमें वाटर मिल जाएगा। इन दोनों को हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे तो 27 ग्राम वाटर हमें मिल जाएगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, बी वाले को। बी क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ़ एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, 36 ग्राम ऑफ वाटर इज़ प्रिपेयर्ड बाई, 36 ग्राम पानी बनाया गया, 36 ग्राम वाटर बनाया गया बाई रिएक्टिंग 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस विद 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, इन्होंने क्या बोल रहे हैं कि हमने यहाँ पे हमने हाइड्रोजन गैस ली और ऑक्सीजन गैस ली। ठीक है, रुको इसे इधर लेता हूँ। अब ठीक है, हमने हाइड्रोजन गैस ली और ऑक्सीजन गैस ली और इन दोनों को मिलाकर हमने क्या बना दिया, H2O। अभी मैं इस इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, बस तुम्हें समझा रहा हूँ। ठीक है, हमने H2O बना दिया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमने 10 ग्राम हाइड्रोजन गैस ली और 40 ग्राम ऑक्सीजन ली। तो 10 ग्राम हमने हाइड्रोजन ली और 40 ग्राम क्या लिया, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, इन दोनों को मिलाया और कितना पानी बना, 36 ग्राम। 36 ग्राम वाटर बन गया हमारे पास। लेकिन 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 एक चीज़ देखो यहाँ पे, ये दोनों हैं रिएक्टेंट्स और ये है हमारा प्रोडक्ट। अभी मैंने इससे पहले तुम्हें पढ़ाया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसमें क्या था कि जितना रिएक्टेंट्स का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा। क्या इन दोनों में इक्वल आ रहा है? रिएक्टेंट का मास कितना है यहाँ पे? यहाँ पे तो रिएक्टेंट का मास 50 है, तो यहाँ पे भी 50 होना चाहिए था, बट यहाँ पे कितना आ रहा है? यहाँ पे तो 36 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने जितनी हाइड्रोजन ली थी और ऑक्सीजन ली थी, इसने पूरा का पूरा मतलब पूरा रिएक्ट नहीं किया है। कुछ एटम्स या कुछ मॉलिक्यूल्स ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, इसीलिए पूरी मतलब 100% जो रेट होता है रिएक्शन का वो नहीं हुआ है। इसीलिए यहाँ पे हमें कुछ कम मिल रही है, जो हाइड्रोजन हमें मिला वो थोड़ा कम मिला है। ठीक है, तो अब देखते हैं। और क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द रिमेनिंग मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन लेफ्ट एंड रिएक्टेड। वही हम पे पूछ रहा है कि कितना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बच गया जो रिएक्ट नहीं हुआ। 10 ग्राम हमने हाइड्रोजन लिया था और 40 ग्राम ऑक्सीजन लिया था। ठीक, क्या सीन है कि यहाँ पे अपने को पूछ रहा है कि कितना बच गया। अब हमारे पास 30, हमें ये देखो यहाँ पे एक और चीज़ दिखाता हूँ तुम लोगों को कि वाटर बना कितना था। हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वाटर, हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना कितना है। 36 ग्राम बना है, देखो 36 ग्राम वाटर बन गया है। अब देखते हैं 36 ग्राम में से H2O कितना होगा और ऑक्सीजन मतलब हाइड्रोजन कितना होगा और ऑक्सीजन कितना होगा वो देखते हैं। हमारे पास 36 ग्राम है वाटर। ठीक है, इसमें से दो चीज़ें होंगी, एक तो होगा हाइड्रोजन और दूसरा होगा ऑक्सीजन। और यहाँ पे हमारे पास H रेशियो, ओ हाइड्रोजन 1 था, रेशियो ऑक्सीजन का 8 था। और ये ऑलवेज ट्रू होगा, ये हमेशा। तुम चाहे पानी का सैंपल कहीं से भी लाओ, चाहे तुम मंगल ग्रह से वाटर का मतलब कि सैंपल ले आओ, लेकिन उसमें भी यही होगा। चाहे तुम कहीं से भी ले आओ, वाटर का हमेशा यही होगा ऑलवेज। ये कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, अब देखते हैं हाइड्रोजन का कितना है। हाइड्रोजन ये टोटल कितना है, इन दोनों को अगर मिला दोगे तो ये टोटल 9 है ना, 1 + 8 9 है। मैंने उस दिन भी तुम्हें सिखाया था कि फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं। 9 में से हमें कितना लेना है, 1 लेना है। तो हमने क्या किया, हाइड्रोजन में 1 आउट ऑफ 9, टोटल था 9। अगर हम इन दोनों को H2O को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना। तो 9 में से हमें कितना पिक करना है, 1। मतलब ऐसे समझ लो कि 9 मार्क्स का टेस्ट था और तुम्हारे कितने आए, 1 मार्क्स आए। तो ऐसे ही तो हम लोग कॉपी पेन डिनोट करेंगे कि 1 आउट ऑफ 9। तो टोटल था 9 तुम्हारे पास, और इसमें से H2O हाइड्रोजन का कितना था, 1 था, तो हमने 1 आउट ऑफ 9 ले लिया। अब सेम ऑक्सीजन के साथ देखो, टोटल है 9 में से ऑक्सीजन कितना है, 8 है, तो हमने क्या किया, 8 आउट ऑफ 9 ले लिया। अब ये है किसका, ये कितने का है, ये है 36 ग्राम का। ये कितने का है, 36 ग्राम का। रुको इस वाले का कलर चेंज कर देता हूँ। ये कितने का है, 36 ग्राम का। भाई ऊपर 36 ग्राम का ही तो है, वहीं से तो लेके आए हैं हम इसे। अब इसे देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं।
9 4 जा 30, मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, तुम सोल्यूशन देखोगे तो तुम्हें घिचपिच दिखेगी। तो मैं तुम्हें ऐसे ही समझा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ मतलब यहाँ पे कि 9 4 जा कितना होता है, 9 4 जा 36 होता है, ये 4 टाइम्स चला जाएगा। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन आएगी हमारे पास कितनी आएगी, हाइड्रोजन आई है हमारे पास 4 ग्राम, मतलब 36 ग्राम वाटर जो बना है उसमें से 4 ग्राम क्या है, हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन का देखते हैं, जो 36 ग्राम ऑक्सीजन है, सॉरी हाँ 36 ग्राम जो वाटर है उसमें ऑक्सीजन कितनी है। सेम देखो 9 4 जा 36 जाएगा और 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इसके साथ 8 के साथ यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 8 4 जा कितना होता है 32, मैं ऐसे इरेज कर देता हूँ। 8 4 जा कितना होता है 32, यानी कि 32 ग्राम क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। अब इन दोनों को तुम ऐड करके देख लो, 32 और 4 टोटल 36 हो जाएगा, मतलब 36 ग्राम बन गया है। ठीक है, इतनी ऑक्सीजन का यूज़ हुआ, इतनी हाइड्रोजन का यूज़ हुआ। लेकिन पिछले क्वेश्चन में क्या था कि हमारे पास हाइड्रोजन क्वेश्चन ने मतलब हमने सैंपल में ली कितनी थी हाइड्रोजन, हम लोगों ने कितनी हाइड्रोजन ली थी, हाँ 10 ग्राम हाइड्रोजन ली थी और 40 ग्राम ऑक्सीजन ली थी। ठीक है, 10 ग्राम में से 4 ग्राम यूज़ हो गई, 10 ग्राम हमने हाइड्रोजन ली थी उसमें से 4 ग्राम यूज़ हो गई, तो बच कितनी गई, सिंपल सी बात है, बच गई 6 ग्राम। रिमेनिंग हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितनी बची, 10 - 4 इक्वल टू 6 ग्राम बची। अगर ऑक्सीजन की बात कर लें तो ऑक्सीजन का 40 ग्राम थी, 40 में से हमने कितनी यूज़ कर ली, 32 यूज़ कर ली और बची कितनी, 8 ग्राम बच गई हमारे पास। ठीक है, और यही आंसर हमसे मतलब यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि कितनी बची है, वही हम लोगों को बतानी है। तो इतनी ऑक्सीजन बची और इतनी हाइड्रोजन बची। ठीक है, समझ में आया, ये फ्रैक्शन वाला समझ में आया कि टोटल जो H2O का मॉलिक्यूल है वो 9 यूनिट है, मतलब कि अगर ये 1 ग्राम होता, ये 8 ग्राम होता, तो टोटल ये दोनों मिला के कितना बनते, 9 ग्राम बनते। और 9 में से हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 1 है, तो मैंने वही लिया कि 1 आउट ऑफ 9, और टोटल वाटर में से ऑक्सीजन कितना है 8 आउट ऑफ 9, तो मैंने वही लिया वहाँ पे। ठीक है, ये बहुत ही छोटी चीज़ आई थिंक फर्स्ट सेकंड क्लास में हमें सिखाई जाती है, लेकिन हम इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं। अब कई बच्चों को इसी में प्रॉब्लम होगी कि भैया ने 1/9 कैसे लिख दिया, 8/9 कैसे लिख दिया। भाई सिंपल सी बात है, अगर हम इससे H2O मिला के बनाएंगे, लाओ दिखाई देता हूँ, मतलब थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर ही देता हूँ। हमने इन दोनों मॉलिक्यूल्स को प्लस किया H2O, मैं इसे बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो भैया H और प्लस O H2O कहाँ से आ गया, थोड़ा कॉमन सेंस लगा के चलो। इन दोनों को प्लस किया तो कितना वाटर बनेगा, ये अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन थी, 8 ग्राम ऑक्सीजन थी, तो 9 ग्राम ही तो बनेगा मेरे भाई, 9 ग्राम। अब टोटल 9 ग्राम है, 9 में से तुम्हें हाइड्रोजन कितना लेना है, 1 लेना था, तो 1 आउट ऑफ 9 ले लिया। ऑक्सीजन कितना लेना था, 8 था, 8 आउट ऑफ 9 ले लिया, बस वही तो मैंने लिखा है। और ये है किसका, क्वेश्चन में 36 दिया गया ना, 36 ग्राम का, तो हमने 36 से मल्टीप्लाई कर दिया बस। और इसमें कोई भी रॉकेट साइंस या कोई मैंने बहुत ही अलग सा फंडा कुछ भी नहीं लगाया है, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है। अब आगे एक और देखते हैं, आगे एक और न्यूमेरिकल है, उसे ट्राई करोगे इसे, बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल है जैसा पहले था, बिल्कुल सेम वैसा ही है। एक बार वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद से A और B दोनों क्वेश्चंस को ट्राई करो। आई होप आप लोगों ने पॉज करके ट्राई किया होगा और आई थिंक सॉल्व भी कर लिया होगा। अब देखते हैं फर्स्ट वाले को। पहले तो क्वेश्चन को ही देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन नेचर कार्बन डाइऑक्साइड ऑलवेज कंटेन्स कार्बन ऑक्सीजन कंबाइंड इन अ फिक्स्ड मास रेशियो। वही बोल रहा है जो मैंने पहले भी समझाया था, जब तुम्हें मैंने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन समझा रहा था कि हमारा जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो 3:8 में मिलता है ऑलवेज, ये ठीक है, ये हमें ऐसा मिलता है। अब नेक्स्ट क्या बोला, व्हाट इज़ द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी व्हेन 15 ग्राम ऑफ कार्बन इज़ 1 in 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी जब 15 ग्राम कार्बन मतलब कि जलेगा 50 ग्राम ऑक्सीजन में। ठीक है, 15 ग्राम जलेगा। अपने पास ये देखो, मैंने तुम्हें जो पहले क्वेश्चन में दिखाया था यूनिटरी मेथड, उसी को देखते हैं। इधर देखते हैं, जब 3 ग्राम जल रही है, जब 3 ग्राम मतलब कार्बन जल रहा है, तो कितनी ऑक्सीजन यूज़ कर रहा है, 8 ग्राम यूज़ कर रहा है। ठीक है, और हमें कितनी ग्राम कार्बन यूज़ करनी है, 15 ग्राम कार्बन यूज़ करनी है। ये रहा अपना कार्बन और ये रहा अपना ऑक्सीजन। ठीक है, ठीक है, अब हमें कितना यूज़ करना है कार्बन को, 15 ग्राम। तो सिंपली देख लो ना कि 15 है, अगर हमें 3 को 15 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, बेसिक सा है। 3 को अगर 15 बनाना है तो हमें इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस वाले में। अगर हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 5 या 15 हो जाएगा। तो हमने इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया, ये क्या हो गया 15 ग्राम कार्बन। और इसमें 8 से
इसमें अगर 5 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 5 कितना हो जाएगा, 8 × 5 कितना हो जाएगा 40 ग्राम। मतलब जब 15 ग्राम कार्बन 50 ग्राम ऑक्सीजन में भी, कितनी भी ग्राम ऑक्सीजन में बर्न करिए हमें उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे कितनी भी ऑक्सीजन होती, लेकिन इसके लिए यूज़ सिर्फ 40 ग्राम ही होती, बाद बाकी सब बच जाती। तो यहाँ पे हमें सिर्फ आंसर निकाला था 40 ग्राम, मतलब 40 ग्राम ऑक्सीजन ही यूज़ करी जाएगी। और पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड। ओके, मास बताना है कार्बन डाइऑक्साइड का कितना फॉर्म हो रहा है। 15 ग्राम कार्बन यूज़ हुआ और 40 ग्राम हमारे पास ऑक्सीजन यूज़ हुआ। इन दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करने के बाद आ जाएगा अपने पास 55 ग्राम। 55 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड अपने पास बनी होगी। बस इतना सिंपल सा है यार, इसमें कोई मतलब, मुझे तो सच बताऊं तो कुछ भी कठिन लगा नहीं, जो ऐसा हो जो समझ में ना आए या कठिन लगे स्टूडेंट्स के प्रोस्पेक्टिव से भी। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा हमने फर्स्ट वाले का किया था, कुछ भी सिर्फ वैल्यूज़ चेंज हैं, बाद बाकी सब कुछ सेम है। बोल रहा है कि इन अ लेबोरेटरी 88 ग्राम ऑफ CO2 इज़ प्रिपेयर्ड बाई रिएक्टिंग 30 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, कैलकुलेट द रिमेनिंग मास ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। मतलब कि 30 ग्राम हम लोगों ने कार्बन लिया था, 80 ग्राम ऑक्सीजन ली थी, और उससे जो CO2 बनी हमारे पास वो 88 ग्राम थी। ठीक है, अब जैसा कि मैंने पहले सिखाया था वैसा ही बता दें। कार्बन 3 है, ऑक्सीजन 8 है, तो अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 11 ग्राम। मान लो कि ये दोनों ग्राम में है तो 11 ग्राम आ जाएगा ना, 11 ग्राम। ठीक है, 11 ग्राम आ गया टोटल अपना। टोटल में से है कितना, 88 ग्राम लिखा है। ठीक है, 88 ग्राम CO2 बना है हमारे पास। ठीक है, रुको इसे इधर लेके आते हैं यार। ठीक है, इसे इस वाले एरो को हटा देते हैं। ठीक है, 88 ग्राम बना टोटल अपना। ठीक है, 88 में से कार्बन भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा। ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। टोटल कितना होता है मैंने अभी इधर बताया था 11 ग्राम। इन दोनों को ऐड करने के बाद टोटल कितना CO2 बनेगा, 11 ग्राम CO2 बनेगा। ठीक है, अब देखो 11 में से कार्बन कितना है, फिर से सिखा रहा हूँ वही फ्रैक्शन वाला सिस्टम। 11 में से कार्बन है 3, तो 3/11 कार्बन आ गया। 11 में से ऑक्सीजन कितना है 8/11 कार्बन आ गया, मतलब ऑक्सीजन आ गया अपना। ठीक है, ये ऑक्सीजन है, ये वो है कार्बन। ठीक है, अब ये है कितने का, क्वेश्चन में हमें कितनी वैल्यू गिवन है 88, इसमें 88 का कर दो मल्टीप्लाई। एक्चुअली हमने ये 1 का निकाला है, यूनिट का, मतलब 1 यूनिटरी मेथड है तो 1 यूनिट का निकाला है, और फिर जितनी यूनिट हमें दी गई है हमने उससे उसमें मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इसमें भी सेम 88 का कर दो मल्टीप्लाई। अब ये जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, देखो 11 8 जा 88 होता है और 8 3 जा होता है 24, यानी कि 24 ग्राम कार्बन यूज़ हुआ होगा। और अगर इसकी बात करें तो 11 8 जा 88 और 8 × 8 कितना होता है 64, यानी कि 64 ग्राम क्या यूज़ हुआ होगा, अपना ऑक्सीजन यूज़ हुआ होगा। तो 24 ग्राम कार्बन यूज़ हुआ, 64 ग्राम ऑक्सीजन यूज़ हुआ। पूछ रहा है बचा कितना वो देखते हैं। हमें दिया कितना गया था 30 ग्राम कार्बन दिया गया था। रिमेनिंग कार्बन हमें दिया था 30 ग्राम। 30 ग्राम में से हमने यूज़ कितना कर लिया, 24 ग्राम यूज़ कर लिया ये, और 64 ग्राम ये यूज़ कर लिया। ठीक है, 30 - 24 कितना आ जाएगा 6 ग्राम। अगर अपन लोग बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन हमें दिया गया था आई थिंक 80 ग्राम, और यूज़ हमने कितना किया था 64 आई थिंक। दोबारा चेक कर लेता हूँ एक बार। हाँ, 80 ग्राम हमें दिया गया था और यूज़ हमने किया था 64, तो कितना बच गया 16 बच गया ना, ये हमारे पास बच गया 16 ग्राम। बस ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से तो फिर भी थोड़े बहुत ठीक ठाक क्वेश्चंस बन गए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो बिल्कुल सिंपल है, प्रोडक्ट का मास प्लस, मतलब जितना प्रोडक्ट का मास होगा उतना ही रिएक्टेंट का मास होगा, और कोवैलेंट बॉन्ड तो उससे भी ज़्यादा ईजी है। तो यहाँ पे आकर हमारे जो क्लास 9th के बेसिक्स थे वो कंप्लीट होते हैं। मतलब इतने बेसिक्स तो आपको आने ही चाहिए क्लास 10th के लिए, तब आपको क्लास 10th में चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब मैं आप लोगों से 2 मिनट कुछ बात करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि मैं ये जानना चाहता हूँ, मुझे आप लोगों का फीडबैक चाहिए। ये मेरी भी मतलब नई जर्नी मैंने शुरू करी है यूट्यूब पे पढ़ाना, तो
मैंने अभी तक मतलब एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कराया। एक लेक्चर से किसी को जज करना, मतलब कोई एक टीचर है उसने सिर्फ एक लेक्चर लिया, तुम उसे एक लेक्चर से ही बोलने लगो कि बहुत अच्छा टीचर है, या ये बोल दो कि बहुत ख़राब टीचर है। तो मैं जो अपनी लाइफ में फॉलो करता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि डोंट जज टू फास्ट, टू अर्ली या टू फास्ट बोल दो। डोंट जज एनीथिंग टू अर्ली, मतलब किसी को भी इतना जल्दी जज नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा उसे टाइम देना चाहिए। तो मैंने पूरा एक चैप्टर पढ़ाया, 6 चैप्टर, मतलब 6 लेक्चर ले लिए हमारे, 6 लेक्चर हो गए इस पूरे टॉपिक पे। अब मुझे पता है, देखो ये दुनिया में ना ऐसा है कि बहुत कम लोग हैं जो कंसिस्टेंट हैं, डिसिप्लिन हैं। तो बहुत कम बच्चे ही होंगे जो लगातार 6 लेक्चर को देख के इस पॉइंट तक आ पाए होंगे और मेरी ये बात सुन पाएंगे जो मैं बोलने जा रहा हूँ। और जो बच्चे ये बात सुन पाएंगे वो सच में बहुत ही ज़्यादा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सिंसियर स्टूडेंट ही होंगे, वही सुन पाएंगे। जो एक लेक्चर में या वन शॉट में सब कुछ सीखना चाहते हैं, वो कभी भी 6 लेक्चर की प्लेलिस्ट में या सारे लेक्चर कभी भी नहीं देखेंगे। तो मैं उन लोगों से एक चीज़ चाहता हूँ कि अब तुम लोग प्लीज़ मुझे फ़ीडबैक देना। तुमने 6 लेक्चर देख चुके हो तो मुझे फ़ीडबैक देना कि तुम्हें मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा और कितना तुम्हें चीज़ें समझ में आ रही हैं। दूसरी चीज़, फ़ीडबैक का मतलब ये नहीं कि तुम मेरी तारीफ़ भर दो जाके कमेंट सेक्शन में, नहीं। मैं चाहता हूँ कि मेरी कमियाँ बताओ कि मेरी कमी क्या है, जिससे कि मैं अपनी कमियों को सुधार कर पाऊँ, जिससे मैं और बेटर बन पाऊँ। मैं इसलिए फ़ीडबैक मांग रहा हूँ, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये कि तुम मुझे फ़ीडबैक दोगे। और दूसरी चीज़ जो मैं चाहता हूँ वो ये है कि अगर एक पॉसिबिलिटी लेकर चलता हूँ, हो सकता है कि तुम्हें मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अच्छा ना लगाओ तो भाई कोई बात नहीं फिर तो। लेकिन अगर तुम्हें मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तुम्हें चीज़ें समझ में आई हों और तुम्हें ऐसा फील हुआ हो, देखो ऐसा तो है नहीं कि तुमने ज़िंदगी में पहली बार साइंस सिर्फ मुझसे ही पढ़ी होगी, आज से पहले किसी और टीचर से पढ़ी नहीं। बिल्कुल पढ़ी होगी, स्कूल में पढ़ी होगी, अपने ऑफलाइन टीचर में पढ़ी होगी, या ऑनलाइन तुमने किसी का बैच परचेज़ करके रखा है। यूट्यूब पे तो इनफाइनाइट टीचर्स हैं, मैं हज़ार मिलियन बिलियन नहीं बोलूँगा, इनफाइनाइट टीचर्स बोलूँगा। यूट्यूब पे तो इनफाइनाइट टीचर्स हैं, तो तुमने उनसे भी किसी ना किसी से पढ़ी होगी। अगर तुम्हें मेरे पढ़ाने के तरीके में ऐसा समझ में, मतलब ऐसा फील हुआ हो कि नहीं, इस बंदे ने मुझे कोई कॉन्सेप्ट ऐसा समझा दिया जो इससे पहले आज तक मुझे किसी टीचर ने क्लियर नहीं कर पाया, या ये बंदा ऐसे समझाता है कि चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं, अगर ऐसी फीलिंग आई है तो मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करूँगा। और वो रिक्वेस्ट ये है कि यार, कि तुम देखो, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक इंसान को इस वीडियो को शेयर करो। शेयर करने का मतलब, मैं शेयर ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि तुम किसी इंसान के व्हाट्सएप पे जाके लिंक शेयर कर दो, नहीं। या किसी दोस्त का, जैसे हर इंसान की लाइफ में ना एक बेस्ट फ्रेंड होता है। एक तो बेस्ट फ्रेंड होता है, चाहे तुम्हारे फ्रेंड सर्कल कितना भी बड़ा हो, लेकिन एक बेस्ट फ्रेंड होता है। और वो बेस्ट फ्रेंड ना ऐसा होता है जो तुम्हारी हर बात सुनता है और तुम्हारी बात मानता भी है, ठीक है। तो तुम उससे सिर्फ इतना बोलना कि ये भैया हैं, ये भैया पढ़ाते हैं, और एक बार ऐसा मत करना कि उसका फ़ोन लिया और उसके फ़ोन से यूट्यूब पे सर्च किया मेरा चैनल और सब्सक्राइब कर दिया। ये हरकत मत करना प्लीज़। तुम बस उन्हें मेरे बारे में बता देना कि ये भैया हैं, हमारे सिलेबस को पढ़ाते हैं, 10th क्लास का सिलेबस पढ़ाते हैं, साइंस सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। और एक बार वो बस पढ़ के देखे मुझसे, उससे सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, वो अलग चीज़ है। और लाइक सब्सक्राइब के लिए मैं कभी कहता भी नहीं हूँ। अगर मैंने किसी की लाइफ में, स्टूडेंट की लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड करी है, अगर उसे खुद अंदर से ऐसी फीलिंग आएगी कि नहीं, ये बंदा, इसने सच में अच्छा पढ़ाया, तो वो मुझे सब्सक्राइब करेगा। और अगर मैंने अच्छा नहीं पढ़ाया, चाहे मैं कितनी भी भीख मांग लूँ कि भाई सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, तो वो नहीं करेगा। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। तो मैं लाइक सब्सक्राइब के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। और मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा है यार, मेरा नया चैनल है और यूट्यूब नए चैनल्स को प्रमोट नहीं करता है, ये बात तुम भी जानते हो। अगर तुम कोई भी टॉपिक सर्च करोगे तो पहले से ही जो वीडियो बहुत पॉपुलर होंगी वही नंबर 1 पे आएंगी, नए क्रिएटर्स को मौका नहीं मिलता है। तो मैं चाहता हूँ कि, लेकिन तुम लोग जो, तुम्हारी जो पावर है, तुम लोग ग्रो करा सकते हो यार। तो मैं इतना हार्डवर्क कर रहा हूँ, तो मैं इतना चाहता हूँ कि प्लीज़ तुम सिर्फ एक सिंगल फ्रेंड को सिर्फ रेकमेंड करो, उसे शेयर भी ना करो, उसे बस बताओ कि ये भैया ऐसे पढ़ाते हैं। एक बार वो लेक्चर आके देख ले, अगर उसे सही लगता है तो वो अपनी लाइफ का डिसीजन खुद ले सकता है, क्या करना है क्या नहीं करना, आगे मुझे और फॉलो करना है कि नहीं करना है। बस इतनी ये 2 रिक्वेस्ट हैं। पहली तो मुझे फीडबैक ज़रूर देना पूरा, अगर चैप्टर सारे लेक्चर्स देख लिए हों, तुमने 6 के 6 लेक्चर देखे हों, तुम्हारे बेसिक क्लास 9th के क्लियर हुए हों तो ठीक है। और अब आज हमारा ये बेसिक कंप्लीट हुआ है। कल से अपन लोग फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, अपना केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो बस इतना ही कहना था। अगर तुम लोगों ने ये पूरी प्लेलिस्ट फॉलो करी है तो तुम लोग सच में बहुत सिंसियर स्टूडेंट हो, पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, और बेशक तुम्हारे अच्छे मार्क्स ज़रूर आएंगे, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।